हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले खबरों को शुरू करें, अभी तक आपने NH बिहार यानी न्यूज हेडलाइंस बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बिहार में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक NDA में सीट बंटवारे को लेकर कोई बैठक नहीं हुई है, ना कोई आधिकारिक स्तर पर चर्चा हुई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की मांग से NDA में हलचल बढ़ सकती है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने गया के शेरघाटी में एक बयान देकर NDA के बीच टेंशन बढ़ा दी है। आगामी विधानसभा चुनाव में मांझी ने 40 सीटों की मांग कर दी है। उन्होंने गया की शेरघाटी सीट पर भी दावा ठोका है। साथ ही यहां तक कहा कि शेरघाटी को जिला भी बनाएंगे। राजनीतिक जानकारों की माने तो जीतन राम मांझी के बयान के पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि वो अभी से NDA में प्रेशर बनाने के मूड में दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि NDA में मांझी की इस मांग का कितना असर होता है। राजनेता भी मानते हैं कि चुनाव और सीटों के बंटवारे में अब भी वक्त लगेगा, लेकिन दावे ठोके जाने लगे हैं। शेरघाटी अनुमंडल के रंगलाल हाई स्कूल मैदान में हम पार्टी की ओर गरीब चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने मंच से कहा कि पूरे बिहार में NDA के घटक के रूप में उनकी पार्टी को 40 सीट मिलनी चाहिए। उन्होंने लोगों से कहा कि यदि इसमें से 20 सीट भी हमारी पार्टी को जिताएगा तो बिहार का अगला CM हमारी ही पार्टी का होगा। जीतन राम मांझी ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी की नजर हम पर है। गरीब चेतना सम्मेलन के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कुछ वादे भी किए। उन्होंने कहा कि वे शेरघाटी में अपने पिछले CM कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं को फिर से लागू करेंगे। यहां तक कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा जोर शोर से लगी हुई है। बिहार भाजपा की नई प्रदेश कमेटी अगले महीने अप्रैल में तैयार हो जाएगी। इसकी घोषणा अप्रैल के पहले सप्ताह में हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह बिहार आने वाले हैं। पटना में कोर कमेटी की बैठक के बाद इस नई कमेटी का ऐलान हो सकता है। इस बार भाजपा चुनाव के लिए संगठन में कई नई पहल करने वाली है। बूथ अध्यक्षों का नेम प्लेट भी बनेगा और उनका आई कार्ड तैयार किया जाएगा। 29 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह बिहार आने वाले हैं। पटना में भाजपा की कोर कमेटी के साथ गृह मंत्री की बैठक होगी। इसके बाद भाजपा की नई प्रदेश कमेटी को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। आगामी चुनाव के लिए जो प्रदेश कमेटी बनेगी उसमें करीब 50% नए चेहरे होंगे, यानी इस टीम के आधे लोग नए होंगे जो पहले इस टीम में नहीं रहे। भाजपा की प्रदेश कमेटी में जातीय समीकरण का भी असर दिखेगा। चुनावी साल होने के कारण सोशल इंजीनियरिंग पर भी भाजपा का फोकस होगा। इस टीम में दलित, अति पिछड़ा और कमोवेश युवा चेहरों को तवज्जो मिल सकता है। पहली बार क्षेत्रीय प्रभारी और सह प्रभारी की भी नियुक्ति बीजेपी करने जा रही है। इन प्रभारियों को एक एक जिले का काम सौंपा जाएगा। बीजेपी की प्रदेश कमेटी की घोषणा के बाद जो क्षेत्रीय प्रभारी और सह प्रभारी बनाए जाएंगे, उनका दर्जा राज्य स्तरीय पदाधिकारियों जैसा ही होगा। उन्हें महीने के 20 दिन उस जिले में जाकर कैंप करना होगा जिस जिले की कमान उन्हें थमाई जाएगी। जुलाई के बाद आगामी विधानसभा चुनाव तक इन क्षेत्रीय प्रभारी और सह प्रभारियों को पूरे महीने यानी 30 दिन कैंप करना होगा। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि विधानसभा के बजट सत्र के बाद 20 सूत्री प्रखंड कमेटी और विभिन्न बोर्ड निगमों के अध्यक्ष वगैरह की नियुक्ति भी होने वाली है, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगह दी जाएगी। भाजपा के 60,000 बूथ अध्यक्षों को नेम प्लेट मिलेगा और पार्टी का झंडा उन्हें सौंपा जाएगा। पार्टी 6 अप्रैल को स्थापना दिवस के मौके पर यह कर सकती है, ऐसा पार्टी के सूत्र बता रहे हैं। इस बार चुनाव की पूरी ठोस तैयारी पार्टी कर रही है। बूथ अध्यक्षों को अपने बूथ वाले इलाके में 5 जगहों पर पार्टी का झंडा लगाना। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। यह बैठक 26 तारीख को शाम 7 बजे आयोजित की जाएगी। भाजपा नेता संजय जायसवाल के आवास पर बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार के दोनों डिप्टी CM
और प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इस दौरान बिहार चुनाव को लेकर रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी के प्रमुख नेता इस बैठक के माध्यम से चुनावी दिशा निर्देश देंगे और बिहार में एनडीए के चुनावी प्रचार को गति देने की योजना बनाएंगे। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। सभी की नजर अब इस बैठक पर रहेगी, क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं जो आगामी बिहार चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे 2006 बैच के 8वें रैंक होल्डर आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया है। बिहार में सिवान जिला के जीरादेई में जन्मे अभिषेक यूपी कैडर में कार्यरत थे और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ के साथ साथ औद्योगिक विकास विभाग के सचिव के पद पर भी तैनात थे। लखनऊ के डीएम समेत कई अहम पदों पर रह चुके अभिषेक प्रकाश पर घूसखोरी, अवैध संपत्ति और भूमि घोटाले में संलिप्तता के आरोप हैं। आईएएस अभिषेक प्रकाश इन्वेस्ट यूपी के सीईओ और औद्योगिक विकास विभाग के सचिव के पद पर तैनात थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के बदले 5% कमीशन की मांग की थी। जब कंपनी ने यह रकम देने से इनकार किया तो फाइलें अटक गईं। इसके बाद 20 मार्च को एसआईएल सोलर पीछा प्राइवेट लिमिटेड के विश्वजीत दत्ता ने मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच शुरू हुई। जांच के दौरान पता चला कि अभिषेक प्रकाश ने बरेली और लखीमपुर में 700 बीघा जमीन खरीदी और लखनऊ में कई आलीशान बंगले बनवाए। वे ब्रह्मोस मिसाइल फैक्ट्री भूमि घोटाले में भी संलिप्त पाए गए, जिसमें 20 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप है। इसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए में रहते हुए उन्होंने बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए फाइलों में हेरफेर किया। शिकायत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। एसटीएफ और विजिलेंस टीम ने आईएएस अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू कर दी। दस्तावेजों की समीक्षा और अधिकारियों से पूछताछ में घोटाले की पुष्टि हुई। इसके बाद गोमती नगर थाने में भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज कराई गई और उनके करीबी सहयोगी निकांत जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। निकांत जैन, जो कि आईएएस अभिषेक प्रकाश के लिए दलाली का काम करता था, पूछताछ के दौरान टूट गया और आईएएस अधिकारी के भ्रष्टाचार की परतें खोल दी। उसने यह भी खुलासा किया कि इस घोटाले में कुछ और बड़े अधिकारी और नेता शामिल हैं, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद पुलिस और ग्रामीणों के बीच तनावपूर्ण घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सासाराम के बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के दुर्गाडीह गांव में रविवार शाम उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस दौरान एक वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, हालांकि किसी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई। जानकारी के मुताबिक उत्पाद विभाग की टीम गांव के हरेश राम के घर छापेमारी करने पहुंची थी। ग्रामीणों का आरोप है कि टीम ने घर में तोड़फोड़ की और सामान अस्त व्यस्त कर दिया। उनका यह भी दावा है कि हरेश राम का शराब के अवैध धंधे से कोई संबंध नहीं रहा और वे बाहर रहकर काम करते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुलिस जब कोई आपत्तिजनक सामान नहीं ढूंढ पाई तो उन्होंने घर की महिलाओं से सख्ती से पूछताछ की और कथित रूप से दुर्व्यवहार किया। इसके बाद ग्रामीण नाराज हो गए और भारी संख्या में इकट्ठा होकर विरोध करने लगे। आक्रोशित भीड़ ने उत्पाद विभाग की टीम का घेराव कर लिया। स्थिति बिगड़ती देख टीम के 2 वाहन वहां से निकलने में सफल रहे, लेकिन एक स्कॉर्पियो को भीड़ ने घेर लिया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही बिक्रमगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद हालात को काबू में किया। उत्पाद निरीक्षक भिखारी कुमार ने बताया कि इस घटना में कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ है और पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों बनी। वहीं बिक्रमगंज थानाध्यक्ष ललन कुमार ने कहा कि उत्पाद विभाग की टीम सादे कपड़ों में थी, जिससे ग्रामीणों को शक हुआ और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। बिहार में शराबबंदी के बाद पुलिस की छापेमारी को लेकर अक्सर विवाद सामने आते रहते हैं। ग्रामीणों का आरोप रहता है कि कई बार निर्दोष लोगों को भी पुलिस के निशाने पर लिया जाता है, जबकि प्रशासन का दावा है कि वे कानून के मुताबिक ही कार्रवाई करते हैं। बिहार में विकास की नई इबारत लिखते हुए गंगा नदी पर पटना और वैशाली के बीच बन रहा कच्ची दरगाह बिधुपुर 6 लेन केबल पुल इस साल बनकर तैयार हो जाएगा। यह पुल दक्षिण और उत्तर बिहार को सीधे जोड़ने के साथ साथ झारखंड से नेपाल बॉर्डर तक की यात्रा को भी सुगम बनाएगा। इसके चालू होते ही पटना के अन्य पुलों पर गाड़ियों का दबाव घटेगा और लोगों को ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी। महात्मा गांधी सेतु, जेपी सेतु और राजेंद्र पुल पर अक्सर लगने वाले जाम से लोग परेशान रहते हैं। नया 6 लेन पुल इन पुलों का बोझ कम करेगा और यातायात को सुगम बनाएगा।
नवादा, मुंगेर और नालंदा से उत्तर बिहार जाने वाली गाड़ियों को अब पटना आने की जरूरत नहीं होगी, जिससे समय और ईंधन की बचत होगी। करीब 4,988 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह पुल 9.76 किलोमीटर लंबा होगा और अप्रोच रोड सहित इसकी कुल लंबाई 19 किलोमीटर से अधिक होगी। ये 67 पायो पिलर पर टिका होगा, जिनके बीच की दूरी 160 मीटर होगी। मानसून और बाढ़ के दौरान गंगा नदी के अधिकतम जल स्तर को ध्यान में रखते हुए पुल की ऊंचाई 13 मीटर रखी गई है, जिससे जल परिवहन भी सुचारू रूप से जारी रह सकेगा। अब तक सड़क से सही तरीके से नहीं जुड़े राघोपुर दियारा के लोगों के लिए यह पुल किसी सौगात से कम नहीं होगा। अप्रोच रोड बन चुका है और बख्तियारपुर की ओर फ्लाईओवर और अन्य संपर्क मार्ग का काम लगभग पूरा हो गया है। इसे आमस दरभंगा फोरलेन से भी जोड़ा जाएगा, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को पटना और अन्य शहरों तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। आधुनिक तकनीक से बनाए जा रहे इस पुल की संरचना न केवल मजबूत होगी, बल्कि यह देखने में भी आकर्षक होगा। यह पुल बिहार के आर्थिक और सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा, व्यापार को बढ़ावा देगा और लोगों की यात्रा को सुगम बनाएगा। इस साल के अंत तक तैयार होने वाले इस पुल के साथ बिहार को विकास की एक नई ऊंचाई मिलेगी, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक बनेगा। पटना में पैसा नहीं लौटाने पर अपहरण के अलग अलग मामले सामने आए हैं। पुलिस ने पत्रकार नगर थाने से अगवा हुए युवक को बरामद कर लिया और 2 आरोपित भाइयों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरे मामले में कंकड़बाग थाने के शिवाजी पार्क के गेट के पास से अगवा हुए एक युवक को पुलिस ने छापेमारी करके सुरक्षित बरामद किया है। युवक को 3 भाइयों ने बंधक बनाकर उसके बैंक खाते से 75,000 रुपए ट्रांसफर करवाए। पटना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अपहृत युवक को बरामद करके 2 आरोपित भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों के पास से पल्सर बाइक भी बरामद की गई है। सदर एसपी अभिनव ने बताया कि बीते शनिवार की दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि विजयनगर रोड स्थित आस्था भवन के पास से एक युवक को 4 से 5 लोग जबरदस्ती कार में बैठाकर कहीं ले गए ने उसके साथ मारपीट भी कर रहे थे। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत एक टीम बनाकर छानबीन शुरू की। छानबीन के बाद पुलिस को पता चला कि कार सवार युवक को बैठाकर हाउसिंग कॉलोनी भूतनाथ रोड ले गए। पुलिस ने जब तकनीकी जांच शुरू की तो अपहरणकर्ताओं का लोकेशन हाउसिंग कॉलोनी स्थित एक मकान में मिला। अपराधियों का लोकेशन मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी करके गया के मऊ निवासी 2 भाई देवराज और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं घटना में शामिल 3 अन्य अपराधी बरेजा कार लेकर फरार हो गए। मकान के एक कमरे से अपहृत युवक ओम भारती को भी पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। ओम मूल रूप से पटना के आरपीएस मोड़ का रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार ओम भारती की पत्नी असम के सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं। गिरफ्तार दोनों भाई स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं। दोनों वर्तमान में हाउसिंग कॉलोनी में रह रहे हैं। पूछताछ में पता चला कि दोनों भाइयों ने ओम को 70,000 रुपये दिए थे। पैसा मांगने पर ओम बार बार टाल मटोल कर रहा था। बार बार पैसा मांगने के बावजूद जब ओम ने पैसा नहीं लौटाया तो दोनों भाइयों ने दोस्तों के साथ मिलकर उसके अपहरण की योजना बनाई। इसके बाद ओम को देवराज ने बहला फुसलाकर पत्रकार नगर थाने के विजयनगर के पास बुलाया। जैसे ही ओम वहां पहुंचा, दोनों भाइयों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मारपीट करते हुए उसे ब्रेजा कार में बैठा लिया। फिलहाल इस मामले में 3 लोग फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कार का नंबर का पता चल चुका है। वहीं दूसरा मामला कंकड़बाग थाने के शिवाजी पार्क के गेट के पास लेन देन के विवाद में युवक सुजीत कुमार से मारपीट कर उसे बाइक पर जबरन बैठाकर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पंचशिव मंदिर के पास छापेमारी करके इस घटना में शामिल 3 भाइयों गौतम प्रकाश, विक्की कुमार और संजू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उनसे एक बाइक और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। सुजीत नालंदा के चंडी का निवासी है। यहां कुरथौल में वो रहता है। गिरफ्तार गौतम वे उसके 2 भाई कंकड़बाग में रहते हैं। पकड़ने के बाद तीनों भाइयों ने सुजीत से 75,000 ट्रांसफर करवाए। इसके बाद सुजीत के मोबाइल से उसके मालिक से और रकम की मांग की जा रही थी। आरोपितों का कहना है कि 3 लाख रुपए बकाया थे। सुजीत का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। सदर ईएसपी का कहना है कि पॉजी स्कीम और रैपिड मार्केटिंग में करोड़ों की हेराफेरी की बात कही जा रही है। बिहार में अपराध और माफिया राज खत्म करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने कड़े कदम उठाए हैं। पुलिस प्रशासन अब पूरी तरह से अपराधियों के सफाये में जुट गया है। बीते 3 महीनों में कई बड़े ऑपरेशन हुए, जिनमें कुख्यात अपराधियों को घेरकर उनकी कमर तोड़ दी गई। बिहार में संगठित अपराध को
जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों की सूची तैयार की है। इन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि अपराध के किसी भी संभावित नेटवर्क को खत्म किया जा सके। जेल में बंद अपराधियों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है ताकि वे बाहरी दुनिया से कोई आपराधिक गतिविधि संचालित न कर सकें। एसटीएफ, एसओजी और जिला पुलिस के संयुक्त अभियान में अब तक 4 मुठभेड़ों में कई कुख्यात अपराधी ढेर किए जा चुके हैं, जबकि 227 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 29 इनामी बदमाश शामिल हैं। बिहार पुलिस की टॉप 10 अपराधियों की सूची लगातार अपडेट हो रही है और उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। बिहार में नक्सली गतिविधियां तेजी से सिमट रही हैं। खड़गपुर और छक्कबरबंधा जैसे सीमित इलाकों में उनकी मौजूदगी बची है, लेकिन पुलिस जल्द ही इन इलाकों को भी उग्रवाद मुक्त करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। झारखंड की सीमा से सटे इलाकों में विशेष ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अब बिहार पुलिस आधुनिक तकनीकों से अपराधियों को ट्रैक कर रही है। डेटा एनालिटिक्स, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, ड्रोन सर्विलांस और सीबीसीटीवी मॉनिटरिंग के जरिए अपराधियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। क्राइम नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए डिजिटल डाटाबेस बनाया गया है, जिससे बिहार में अपराधियों की नकेल कसी जा रही है। अवैध हथियारों की तस्करी, शराब और ड्रग्स माफिया, रंगदारी गिरोह और सुपारी किलिंग नेटवर्क पर बिहार पुलिस ने सख्त शिकंजा कस दिया है। सिर्फ अपराधी ही नहीं, बल्कि उन्हें संरक्षण देने वालों को भी टारगेट किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में अब अपराध और अपराधियों की कोई जगह नहीं। पुलिस प्रशासन के एक्शन से अपराधी गहरे संकट में है, जबकि आम जनता को सुरक्षा का भरोसा मिल रहा है। सरकार अब अवैध हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध के आर्थिक स्रोतों को खत्म करने के लिए नई रणनीतियों पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि बिहार में कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई बिना किसी दबाव के जारी रहेगी। बिहार पुलिस ने राज्य को अपराध मुक्त बनाने के लिए विशेष योजना पर काम शुरू कर दिया है। माफिया नेटवर्क, फिरौती गिरोह, हथियार तस्करी और आर्थिक अपराधों के मामलों पर कार्रवाई रहे हैं। पुलिस साफ कर चुकी है कि जो कानून तोड़ेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने राज्य में नक्सल व उग्रवाद के साथ ही संगठित अपराध के खिलाफ विशेष अभियान चला रखा है। खास तौर पर विशेष कार्यबल एसटीएफ द्वारा बनाए गए 15 विशेष ऑपरेशन ग्रुप एसओजी संगठित अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रखा है। बिहार में नक्सलियों का क्षेत्र लगातार सिमटता जा रहा है। उत्तर बिहार के नक्सल मुक्त होने के बाद अब दक्षिण बिहार की बारी है। इसके लिए झारखंड से सटे नक्सलियों के बचे प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर सुरक्षा और संचार के माध्यम मजबूत किए जा रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड की सीमा पर 11 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं संचार को मजबूत करने के लिए मोबाइल टावर भी लगाए गए हैं। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में देश में नक्सलग्रस्त जिलों की संख्या आधी हो गई है। वर्ष 2018 में जहां 16 जिले नक्सल प्रभावित थे, वहीं 2024 तक महज 8 जिले ही नक्सली असर वाले रह गए हैं। इनमें बिहार का मुंगेर और गया है। पुलिस मुख्यालय का कहना है कि इस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप बिहार में नक्सली गतिविधियां अब केवल खड़गपुर और छकरबंधा के सीमित पहाड़ी क्षेत्रों तक सिमट गई हैं। अगले 3 महीने में बिहार सरकार अब हथियारों की अवैध तस्करी और गोली के क्रय विक्रय पर विधि सम्मत नियंत्रण लाने के लिए नई नीति लागू करने की तैयारी में है। बिहार पुलिस ने बताया कि हथियारों के अवैध धंधे पर विशेष अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की गई है। हथियार के लिए गोलियों की आपूर्ति करने वाले नेटवर्क पर भी कार्रवाई जारी है। गोली की खरीद बिक्री पर नियंत्रण को लेकर बिहार सरकार एक नई नीति लागू करने जा रही है। बिहार में लाइसेंसी हथियार धारकों की मृत्यु के बाद उनके हथियार और लाइसेंस के दुरुपयोग की सूचना आती रहती है। उनके लाइसेंस पर गोलियां खरीदकर अपराधियों को बेचे जाने की बात भी सामने आ रही है। इसके मद्देनजर पुलिस ने मृत हथियार धारकों के हथियार और लाइसेंस का सुराग ढूंढना शुरू कर दिया है। पुलिस छानबीन में कि फर्जी लाइसेंस पर पिस्टल के कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस मुख्यालय पटना से आए निर्देश के आलोक में सभी थानेदारों को मृत लोगों के हथियारों और लाइसेंस के संबंध में जानकारी जुटाने का निर्देश दिया गया है। पुलिस को पता लगाने के लिए कहा गया है कि हथियार धारक की मृत्यु कब हुई, उनके हथियार अभी कहां हैं। मुंगेर अवैध हथियार के निर्माण व तस्करी को लेकर जहां राष्ट्रीय फलक पर चर्चित रहा है, वहीं यह शहर AK-47 व अत्याधुनिक हथियारों की मंडी के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि अवैध हथियार निर्माण व तस्करी का धंधा मुंगेर के लिए कोई नई बात नहीं है।
वैसे पुलिस दबिश में कभी कभी यह धंधा कमजोर पड़ जाता है, लेकिन एक बार फिर से अवैध हथियार के निर्माण व तस्करी के धंधा तेज हो गया है। यानी मुंगेर में एक बार फिर हथियारों की मंडी सजने लगी है। यहाँ बिहार ही नहीं, देश के अन्य भागों से भी हथियार खरीदने के लिए आपराधिक गिरोह के साथ ही कारोबारी पहुंचने लगे। हर दिन यहाँ हथियारों की डील अब प्रारंभ हो गई है, जिसने मुंगेर पुलिस की परेशानी बढ़ा दिया है। बिहार में अपराध नियंत्रण और अवैध गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए अब पुलिस हाईटेक तकनीक का सहारा लेगी। ड्रोन पुलिस यूनिट के गठन की तैयारी जोरों पर है, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों पर पैनी नजर रखने में मदद मिलेगी। खासकर शराब और बालू तस्करी, ट्रैफिक कंट्रोल और छापेमारी अभियानों में यह यूनिट पुलिस की आंख और ताकत दोनों बनेगी। इस हाईटेक सुरक्षा प्रणाली की नोडल एजेंसी एसटीएफ होगी। पुलिस मुख्यालय के अनुसार इस ड्रोन यूनिट को तमिलनाडु, उत्तराखंड पुलिस और वायुसेना के सहयोग से तैयार किया जा रहा है। चेन्नई पुलिस ने पहले ही इस तकनीक को अपनाया है और अब बिहार भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ड्रोन हाई रेजोल्यूशन कैमरों से लैस होंगे, जिससे अपराधियों की पहचान और गतिविधियों की निगरानी में तेजी आएगी। शराब और बालू तस्करों पर शिकंजा दूरदराज और नदियों के किनारे जहां पुलिस आसानी से नहीं पहुंच सकती, वहां ड्रोन से गुप्त निगरानी होगी। छापेमारी अभियानों में मदद, ड्रोन को संदिग्ध इलाकों में भेजकर पुलिस को पहले से सही लोकेशन और स्थिति का आकलन करने में आसानी होगी। ट्रैफिक कंट्रोल में सुधार, ड्रोन ऊंचाई से ट्रैफिक मूवमेंट की निगरानी करेंगे, जिससे जाम की समस्या का त्वरित समाधान हो सकेगा। भीड़ नियंत्रण और हिंसा पर रोक, किसी भी भीड़भाड़ वाले इलाके में असामान्य हलचल या हिंसा की आशंका पर ड्रोन तुरंत पुलिस को सतर्क कर देंगे। एआई से लैस हाईटेक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से ड्रोन संभावित खतरों को पहचानने और संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक करने में सक्षम होंगे। कम संसाधनों में ज्यादा असर, ड्रोन के जरिए निगरानी आसान होगी, जिससे पुलिस फोर्स की निर्भरता घटेगी और ऑन ऑपरेशन ज्यादा प्रभावी होंगे। ड्रोन पुलिस यूनिट के संचालन के लिए पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी बिहार पुलिस के पास 9 ड्रोन उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल दियारा क्षेत्रों में अवैध शराब निर्माण और बालू खनन पर रोक के लिए किया जा रहा है। ड्रोन छोटे लेकिन बेहद फुर्तीले निगरानी ड्रोन, माइक्रो ड्रोन सीमित दूरी के लिए, हल्के और तेज रफ्तार वाले ड्रोन मध्यम ड्रोन लॉन्ग रेंज निगरानी के लिए इस्तेमाल होंगे। बड़े ड्रोन भारी उपकरण उठाने और छापेमारी अभियानों में मदद करेंगे। ड्रोन यूनिट के बनने से बिहार में अपराधियों की धरपकड़ तेज होगी, पुलिस के ऑपरेशन स्मार्ट और सुरक्षित होंगे और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। जल्द ही यह यूनिट पूरी तरह सक्रिय हो जाएगी, जिससे अपराध और अवैध गतिविधियों पर ड्रोन की पैनी नजर रहेगी। राजधानी पटना में शनिवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां अगमकुआं थाना क्षेत्र के कुम्हरार स्थित धनुकी मोड़ के पास एशिया अस्पताल की संचालिका सुरभिराज के ऑफिस में घुसकर अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सामने आने के बाद से ही प्रशासन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की टीम दिन भर अस्पताल और आसपास लगे सीटीवी कैमरा फुटेज को खंगालने में जुटी रही। रविवार की सुबह अस्पताल संचालिका का अंतिम संस्कार गुलबी घाट पर किया गया। रविवार की शाम तक पुलिस किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। ईएसपी ने इस मामले को लेकर बताया कि घटना से जुड़े किसी भी प्रकार का कोई फुटेज अभी तक नहीं मिला है। अगमकुआं थाना पुलिस अस्पताल के कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है। प्रथम दृष्टया पुलिस ने संचालिका की साइलेंसर पिस्टल से गोली मारने की बात कही है। साथ ही हत्या के बाद सबूत छुपाने के लिए कमरे से खून की सफाई भी किए जाने की बात सामने आई है। इन सब को लेकर जांच जारी है। पुलिस ने घटना के समय मृतका के पति के नहीं रहने और मिलने वालों से भी पूछताछ कर चुकी है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार अगमकुआं थाना क्षेत्र के कुम्हरार बैठका के रहने वाले राजेश रोशन ने सुरभिराज से 7 मार्च 2018 को इंटरकास्ट लव मैरिज किया था। उनके 2 बेटे हैं। 2 दिन पहले ही छोटे बेटे का जन्मदिन मनाया गया था। उन्होंने बच्चों को बुआ के यहां पजरंगपुरी भेज दिया था। बता दें, सुरभि के पिता अगमकुआं में ही त्रिभुवन कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें दामाद राजेश रोशन से मोबाइल पर जानकारी मिली कि घर में सुरभि गिरकर बेहोश हो गई है। जानकारी मिलने के 15 मिनट के भीतर जब हम अस्पताल पहुंचे तो देखा कि बेटी आईसीयू में है। अस्पताल वाले बेटी को एम्स ले गए। रात में जानकारी मिली कि बेटी की मौत हो गई है। सुरभि के पिता ने एशिया हॉस्पिटल के कर्मचारियों पर शक जताया है।